नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर अमृत स्नान के साथ प्रयागराज में शुरुआत हो गई है। महाकुंभ के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर आज समागम के विभिन्न घाटों पर करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कड़कड़ाती ठंड की परवाह किए बिना लाखों श्रद्धालु गंगा, जमुना और सरस्वती की मिलन स्थलीय संगम में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवता पूरे महाकुंभ में निवास करते हैं और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। आज पहले स्नान पर्व पर मौसम आस्था भारी है और कोहरे और ठंड की परवाह किए बिना श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। आतंकी धमकी को देखते हुए 30,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनएसजी और एटीएस के कमांडो तैयार हैं। डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल यूनिट की टीमें भी अलर्ट पर है। पहले दिन श्रद्धालु उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तैयारियों से बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं। महाकुंभ पर्व को लेकर की गई सुव्यवस्थित व्यवस्था को देखकर मुक्त कंठ से योगी सरकार की तारीफ करते हुए लोग दिख रहे हैं। ऐसा नहीं था जो अब हो रहा है, और इसमें सफाई की व्यवस्था भी बढ़िया है और आने वाले जो साधु संत जो भी यात्री लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया सुविधा है। ऐसा मेला कभी भी नहीं भरा होगा और योगी आदित्यनाथ जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा मेला भरवाया। बहुत अच्छी सुविधा करी, आने जाने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगा। अच्छे स्नान करा, रास्ते में खिचड़ी विचड़ी भी लाइन लगाओ, खाओ। अच्छे बहुत बढ़िया, अच्छी सुविधा है। अच्छी मोदी जी और आदित्यनाथ। आइए हाँ हम पौड़ी से आए हुए सिंह के जिले से। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था है योगी जी। हम आए उमरगा से, महाराष्ट्र का। अच्छा, महाराष्ट्र से आए हैं। कितने लोग आप लोग आए हैं? 6 लोग आए। अच्छा, तो आज सुविधा कैसी रही यहाँ की? सुविधा तो बढ़िया है, लेकिन लोग जरा एडवांस कर रहे हैं। अभूतपूर्व ऐसा नजारा है पूरा। हाँ। पूरा हिंदुत्व के सब भाई बहन हाँ। सब आए हुए हैं। देश विदेश से बहुत ही अद्भुत सा मेला है ये। अच्छा लग रहा है, मन से अच्छा शांति लग रहा है पूरा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा हाँ, बिल्कुल कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा लगा। स्नान हो गया आप लोग का? भोजन वोजन भी हो गया आप लोग का? भोजन भी कर लिया। और महाकुंभ का अतिफल पाएंगे। अच्छा बहुत ही भव्य शोभा है यहाँ की और बहुत ही कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही अच्छी सुविधा है, बहुत ही अच्छा हिंदू भाइयों के लिए और सनातन भाइयों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल पावन कर दिया है। बोल गंगा मैया की जय, बोल गंगा मैया की जय। महादेव हर महादेव। I'm here in the Mahakumbh Mela. It's unbelievable, and I've never seen anything like this in my life. So many people, and I'm very grateful to be here and for CM Yogi. प्रयागराज में महाकुंभ लगा है तो फर्रुखाबाद में मिनी कुंभ लगा हुआ है। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर लगने वाले माघ मेला काफी लोकप्रिय है। प्राचीन ग्रंथों में पांचाल घाट के इस पूरे क्षेत्र को स्वर्ग द्वार कहा गया है। प्रदेश के श्रद्धालुओं को अपनी तरफ से आकर्षित करने वाला यह मेला माघ के महीने में लगता है। गंगा घाट तक पांचाल घाट पर मेला रामनगरिया शुरू हो गया है। यहाँ गंगा किनारे तंबुओं का शहर बस चुका है। ये मेला 1 महीने तक चलेगा। यहाँ 5 शाही स्नान होते हैं। इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। इस मेले में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आकर लोग कल्पवास करते हैं। मेले की खासियत ये है कि मेला प्रयागराज और हरिद्वार के बाद गंगा तट पर लगने वाला मेला है। इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। मेले में प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग आते हैं और कल्पवास करते हैं। यहाँ 1 महीने तक गंगा स्नान किया जाता है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और लेजर शो भी आयोजित किया जाता है। मेले में रहने वाले कल्पवासियों के लिए जिला प्रशासन सभी सुविधाएं भी मुहैया कराता है। में रामनगरिया मेला लगता है जो हर साल लगता है। उसे महाकुंभ के साथ साथ छोटा मिनी कुंभ भी हमारे वहां से कहा जाता है। और आपको बताता हूं, लाखों की भीड़ में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं और लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और 1 महीना रहते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना करी जाती है। उसी के बारे में महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। हम आए हैं आश्रम
ईश्वर महाराज जी से बातचीत करने। अभी ईश्वर महाराज जी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करके आए। इस मेले के बारे में आपने महाराज जी ने जानकारी दी है। आइए बात करते किस तरीके से जानकारी दी है, क्या मामला है, कैसे रहेगा मेले का इस बात मामला। महाराज जी आप अभी गए थे, मुलाकात भी की आपने हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्या बातचीत हुई, क्या मामला? हमारी वार्तालाप सिर्फ इसी विषय पर हुआ कि ये जो रामनगरिया मेला लग रहा है और ये बहुत प्राचीन मेला है, इस पर पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी अपना ध्यान दें इधर, और जो मेला रामनगरिया को राजकीय घोषित किया जाए, जिससे कि यहाँ आए हुए कल्पवासियों को किसी प्रकार से जो अभी कुछ दिक्कतें हो रही हैं वो दिक्कतों का निस्तारण हो, और इस मेले को जिस प्रकार से प्रयागराज का मेला भव्य होता है, इसी प्रकार से इस मेले को रामनगरिया को भी भव्य रूप प्रदान किया जाए। इसके लिए साधु समाज सदैव से कटिबद्ध है और इसके लिए प्रयासरत रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इस मेले के लिए, यद्यपि उनके पास बहुत व्यस्तता है, एक पुण्य करने का उद्देश्य होता है, अपने पाप नष्ट करने का उद्देश्य होता है, तो गंगा मैया का दर्शन करने आते हैं, तो कम से कम हम जिसके लिए यहाँ इतनी श्रद्धा से आते हैं, 100 200 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उन माँ गंगा में किसी प्रकार का प्रदूषण, किसी प्रकार की गंदगी न करें, इस पर हम। मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारत में विभिन्न नामों से मनाया जाता है, लेकिन गोरखपुर में यह गुरु गोरखनाथ मंदिर का प्रमुख आयोजन बन जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर यहां खिचड़ी मेले का आयोजन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पड़ोसी देश नेपाल तक के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। गुरु गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति से ठीक 1 महीने पहले से ही खिचड़ी मेले की तैयारियां जोरों पर रहती हैं। मेले में हजारों की संख्या में दुकानें सजती हैं, जहां तमाम तरह के मनोरंजन, खाने पीने और खरीदारी के स्टॉल लगाए जाते हैं। गोरख पीठ की परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गोरख पीठाधीश्वर सबसे पहले गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित करते हैं। इसके बाद नेपाल से आई खिचड़ी गुरु गोरखनाथ को समर्पित की जाती है। यह सिलसिला महीनों तक चलता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाने पहुंचते हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि गोरखपुर की सांस्कृतिक विरासत को भी उजागर करता है, जो देश विदेश तक अपनी पहचान बना चुका है। एक तरफ महाकुंभ की धूम मची हुई है, वहीं पूर्वांचल के लिए गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर आकर्षण और केंद्र का विषय होता है। खिचड़ी मेले को लेकर तमाम राज्यों में तमाम तरह के आयोजन होते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में खिचड़ी मेले का मुख्य केंद्र गोरखनाथ मंदिर होता है, जहां सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए गुरु गोरखनाथ को सर्वप्रथम गोरख पीठाधीश्वर के रूप में जो भी व्यक्ति आसीन होता है वह खिचड़ी चढ़ाता है। उसके बाद नेपाल के राजा द्वारा भेजा गया खिचड़ी चढ़ाता है, उसके बाद आम जनमानस के लिए खोल दिया जा सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पुरुष और महिला की अलग अलग लाइनों की व्यवस्था की गई है, जहां किसी प्रकार की असुविधा न हो। वही बता दें आपको कि गोरखनाथ मेले के आयोजन की तैयारी 1 माह पूर्व से शुरू हो जाती है, जहां साज सज्जा के साथ दुकानों और मनोरंजन के तमाम तरह के व्यवस्थाएं और मेले का आयोजन किया जाता है। अपने सहयोगी योगेश के साथ मुकेश कुमार, गोरखपुर। कड़ाके की ठंड में भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जनता की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर उनका त्वरित, गुणवत्तापूर्वक और संतुष्टिपूर्वक निस्तारण कराएं, ताकि किसी को भी परेशानी न हो। जिन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, तो उनके अस्पताल की एस्टिमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंची एक महिला को सीएम योगी ने आत्मीय संबल देते हुए कहा, पीजीआई लखनऊ से एस्टिमेट मंगवा लीजिए, इलाज का पैसा सरकार देगी। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ सभागार में आयोजित जनता दर्शन में करीब 100 लोगों से मुलाकात की। एक एक करके उनकी समस्याएं सुनी गईं और निस्तारण के लिए आश्वस्त करते हुए उन्हें प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को हस्तांतरित किए गए हैं। सभी लोगों को आश्वस्त किया गया है कि उनके रहते किसी को भी चिंता होने की आवश्यकता नहीं है।
हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। सोमवार सुबह गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर शीश नवाने के बाद वह मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए मंदिर की गौशाला में पहुंचे। यहां उन्होंने कुछ समय बिताया और गौ सेवा भी की। मुख्यमंत्री ने गोवंश को खूब दुलारने के बाद उन्हें गुड़ खिलाया और शीतलहर में गौशाला के कार्यकर्ताओं को देखभाल के लिए जरूरी निर्देश भी दिए। मिनी वृंदावन के नाम से मशहूर संभल जिले की चंदौसी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के विराजमान होने के बाद अब संभल के चंदौसी में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा है। करीब 1.5 साल से निर्माणाधीन भगवान श्री राम की प्रतिमा लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ट्रस्ट को पत्र भेजकर शुभकामनाएं दी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रतिमा का अनावरण करने संभल आ सकते हैं। आपको बता दें कि पौराणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से संभल जिले का इतिहास सतयुग काल से है। सभी युगों में संभल का अलग महत्व रहा है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कल्कि यहां अवतार लेंगे। संभल में 68 तीर्थ और 19 कृप हैं, जबकि तमाम ऐतिहासिक धरोहरें भी हैं। हालांकि जिला प्रशासन अब इन सभी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने का काम कर रहा है। वहीं संभल जिले की चंदौसी को मिनी वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। संभल के साथ ही चंदौसी भी धार्मिक नगरी के नाम से विख्यात है। महाराष्ट्र के बाद संभल जिले के चंदौसी में बड़े पैमाने पर गणेश शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसी कड़ी में चंदौसी का नाम एक और अध्याय के रूप में जुड़ने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि संभल की चंदौसी में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कहीं भी इससे ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा नहीं है। चंदौसी के रामबाग धाम ट्रस्ट के द्वारा इस विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा है। भगवान श्री राम की यह प्रतिमा भव्य एवं अलौकिक है, क्योंकि भगवान श्री राम की इस प्रतिमा में जहां भगवान श्री राम एक हाथ में धनुष लेकर खड़े हैं, तो वहीं दूसरे हाथ में भगवान श्री राम आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, विशाल प्रतिमा के समीप ही अशोक वाटिका का भी निर्माण किया जा रहा है। उधर चंदौसी में भगवान श्री राम की विशाल प्रतिमा के निर्माण की जानकारी होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रामबाग धाम ट्रस्ट को एक पत्र भेजा है। पत्र में दोनों ने भगवान श्री राम की प्रतिमा के निर्माण के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं। बहरहाल अब प्रतिमा लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। वहीं इस मामले में चंदौसी रामबाग धाम ट्रस्ट से जुड़े अमित कुमार ने बताया कि मिनी वृंदावन चंदौसी में भगवान श्री राम की भव्य एवं दिव्य प्रतिमा जो लगभग 51 फीट ऊंची है, उसका भव्य निर्माण किया जा रहा है। यह प्रतिमा 31 मई 2023 से निरंतर बन रही है। प्रतिमा लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। प्रतिमा पर पेंटिंग शुरू हो गई है। उन्होंने दावा किया है कि बहुत शीघ्र ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल रामबाग धाम का सौंदर्यीकरण चल रहा है। जैसे ही यहाँ के कार्य पूर्ण होंगे, मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, सभी को आशीर्वाद देंगे और भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये रामबाग धाम है, चंदौसी मिनी वृंदावन है, जनपद संभल की। और यहाँ रामबाग धाम पर भगवान राम की एक दिव्य और भव्य ऊंची प्रतिमा लगभग 65 फीट ऊंची है। इसका निर्माण किया जा रहा है और ये 31 मई 2023 से निरंतर बन रही है। एक भी दिन इसमें गैप नहीं हुआ है और ये लगभग बनकर तैयार है। पेंटिंग शुरू हो गई है और बहुत ही शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से प्रभु की इस दिव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और रामबाग धाम का सौंदर्यीकरण चल रहा है और जैसे ही कार्य पूरा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे और हम सबको आशीर्वाद देंगे और भगवान राम की इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सोनभद्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। सोनभद्र के रावटसगंज कोतावली क्षेत्र के हरथर गांव का रहने वाला सद्दाम खुद को अभिषेक बताकर विधवा महिला को प्रेम जाल में फंसा लिया, फिर शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न भी किया। पीड़िता गर्भवती हुई तो गर्भपात करा दिया। अब पहचान उजागर होने पर धर्म परिवर्तन कर दबाव बना रहा है। पीड़िता को जब इस मामले की जानकारी हुई कि यह अभिषेक नहीं है बल्कि सद्दाम है और वह पीड़िता को धोखे में रखकर अपनी शादी भी कर ली है, तो पीड़िता पुलिस के पास मामले की शिकायत लेकर पहुंची।
पुलिस की तरफ से भी जब उसकी कोई मदद नहीं मिली तो पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 9 जनवरी 2025 को थाना क्षेत्र घोरावल की रहने वाली एक महिला ने कोतवाली रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र में एक अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि उसके पति की मृत्यु वर्ष 2013 में हो गई थी, जिसके बाद वर्ष 2016 में वह अपनी मौसी के घर थाना क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज में रहने के लिए आई, जहां उसका परिचय एक युवक से हुआ, जिसने पहले उसे अपना नाम अभिषेक बताया, किंतु बाद में महिला को ज्ञात हुआ कि उस युवक का नाम सद्दाम है और महिला उसके संपर्क में रही और युवक उससे शादी करने की बात कह करके शारीरिक संबंध बनाता रहा, किंतु शादी अभी तक नहीं की है और महिला द्वारा शादी का दबाव डालने पर उसे जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया और गाली गलौज किया, जिसके आधार पे महिला द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मिलता गया, संबंध बनाता गया और हमें पता नहीं चलने दिया, मतलब चुपके से शादी हुआ था। हम मतलब तुमसे शादी करेंगे, अच्छे से रखेंगे, फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम बाद में लगे कहने शादी करो, कब करोगे, तो बहुत डांटता था, मारता था और चमाइन वमाइन करके गाली देता था। उससे मेरे पेट में बच्चा भी रहा, दवा खिला के मतलब नुकसान कर दिया 6-7 बार। फिर उसके बाद में कहा कि शादी हो जाएगी, कहीं इधर उधर अगर बात तुम की या थाने पे गई तो हम तुमको जान से मार देंगे, अगर हमें और हमारे बेटे को कुछ होता है तो उसके घर वाले जिम्मेदार होंगे। लखनऊ में हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 12 दिन पूर्व हुई रिक्शा चालक की गोली मारकर हत्या गलत पहचान की वजह से हुई थी। दरअसल मारना किसी और को था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलर ने किसी और को ही मार दिया। मुख्य आरोपी आफ्ताब ने प्रेमिका के पिता की हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्टर किलर को 2 लाख की रकम दी थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किलर ने गलती से ई रिक्शा चालक मोहम्मद रिजवान की हत्या कर दी। देखिए, थाना मदेगंज क्षेत्र में 30 तारीख को संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद रिजवान है, उनका शव बरामद हुआ था। उसके बाद इस संबंध में मुकदमा सुसंगत धाराओं में थाना मदेगंज में पंजीकृत हुआ। जब सर्विलांस टीम हमारी जो एसओजी है वो और स्थानीय पुलिस द्वारा जब इस घटना के अनावरण संबंधी कार्रवाई शुरू करी गई तो अंततः 3 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। आफ्ताब अहमद, यासिर और कृष्णकांत, जिनके द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रच करके हत्या को अंजाम दिया गया है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार सामने आया है कि आफ्ताब अहमद जो हैं वो ये मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने योजना बनाई थी। इनका एक महिला के साथ संबंध होने की बात सामने आई है, जिनके पति और पिता दोनों की हत्या करने के संबंध में इन्होंने अपने परिचित यासिर से संपर्क स्थापित किया और पूरी योजना बताई और यासिर ने कृष्णकांत को इसमें शामिल करते हुए और घटना को अंजाम देने का फैसला किया। हमीरपुर जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज के जूनियर छात्र से सीनियर छात्रों द्वारा रैगिंग करने का एक मामला सामने आया है। पॉलिटेक्निक के 2nd सेमेस्टर के छात्र अमरदीप के साथ सीनियर छात्र आदित्य सहित कई लोगों ने रैगिंग की और मारपीट भी की, जिसकी शिकायत पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल से की गई। प्रिंसिपल से शिकायत के बाद सीनियर छात्रों ने दोबारा अमरदीप के साथ रैगिंग की। पीड़ित छात्र ने सीनियर छात्रों के खिलाफ राठ कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है, जिस पर पुलिस ने आरोपी छात्र को समझा बुझाकर दोबारा से रैगिंग और मारपीट संबंधी मामले नहीं किए जाने की हिदायत दी थी। सीनियर छात्रों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज सरसई राठ में अध्ययनरत 2य सेमेस्टर के छात्र अमरदीप पुत्र सुभाष चंद्र, जो मूलतः कन्नौज के रहने वाले हैं, उनके साथ सीनियर छात्र आदित्य एवं अन्य छात्रों द्वारा रैगिंग एवं मारपीट की घटना की गई थी, जिसकी शिकायत अमरदीप द्वारा प्रधानाचार्य पॉलिटेक्निक से की गई। प्रधानाचार्य पॉलिटेक्निक द्वारा छात्र आदित्य सिंह एवं अन्य सीनियर छात्रों को बुलाकर मारपीट की घटना न करने एवं रैगिंग न करने की हिदायत की गई थी। इसके बावजूद पुनः सीनियर छात्र आदित्य एवं अन्य छात्रों द्वारा अमरदीप के साथ मारपीट एवं रैगिंग की घटना की गई, जिसकी लिखित शिकायत छात्र अमरदीप द्वारा थाना राठ आकर की गई, जिस पर दिनांक 11/1/25 को थाना राठ पुलिस द्वारा कॉलेज प्रशासन एवं अमरदीप एवं सीनियर छात्र आदित्य एवं अन्य छात्रों को बुलाकर वार्ता की गई और सीनियर छात्रों को हिदायत की गई
कि वे रैगिंग एवं मारपीट घटना न करें। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि वही शिक्षा सार्थक है जो विद्यार्थी की शारीरिक, बौद्धिक और भावात्मक शक्तियों का विकास करे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को रोजगार योग्य बनाने की बजाय रोजगार देने वाले राष्ट्र निर्माता बनाए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को स्मरण करते हुए उनके आदर्श अपनाने का आह्वान किया। राज्यपाल बागड़े रविवार को विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में डिग्रियां और पदक प्रदान किए और नई शिक्षा नीति के आलोक में विश्वविद्यालयों को ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का निर्माण करने पर जोर दिया है जिनसे विद्यार्थी अध्ययन के समय ही अपनी रुचि के व्यावसायिक कौशल में दक्ष हो सके। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को सदैव मनुष्य निर्माण और मनुष्य के चरित्र निर्माण का माध्यम माना। उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है। उन्होंने विश्वविद्यालय में अच्छे संस्कार और चरित्र निर्माण के लिए कार्य किए जाने पर जोर दिया है। बात करेंगे झारखंड की। धनबाद के नामी गिरामी कार्मेल स्कूल डिगवाडीह में 10वीं कक्षा की छात्राओं के साथ प्रिंसिपल ने बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की है। प्रिंसिपल ने 10वीं की छात्राओं के शर्ट उतरवाए और सिर्फ ब्लेजर में घर जाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल गुरुवार को 10वीं की छात्राएं पेन डे मना रही थी। इस दिन इनकी परीक्षा का आखिरी दिन था। पेन डे के दौरान छात्राएं एक दूसरे के शर्ट पर शुभकामनाएं लिखती हैं। छात्राओं ने एक दूसरे के शर्ट पर शुभकामना संदेश लिखे, लेकिन यह बात स्कूल के प्राचार्य को रास नहीं आई। करीब 100 छात्राएं इसमें शामिल थी। प्रिंसिपल ने सभी छात्राओं को पहले जमकर क्लास लगाई, उसके बाद उनके शर्ट को उतरवाया गया। यही नहीं, शर्ट उतारने के बाद उसे पहनने भी नहीं दिया गया। छात्राओं को सिर्फ ब्लेजर पहनने दिया गया। ब्लेजर पहनकर ही छात्राएं अपने अपने घर गईं, जिसके बाद छात्राओं ने रोते हुए पूरी बात अपने माता पिता को बताई। छात्राओं में पेन डे को ट्रॉमेटिक डे बता रही हैं। इसका एक वीडियो छात्राओं की सोशल मीडिया पर चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्राओं के माता पिता आक्रोशित हो गए। माता पिता डीसी कार्यालय पहुंचे। डीसी के स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर कार्यवाही की मांग की जा रही है। अभिभावकों का कहना है कि यह एक तालिबानी फरमान है। वहीं स्थानीय विधायक रागिनी सिंह भी अभिभावकों के साथ डीसी कार्यालय पहुंची। डीसी माधवी मिश्रा से अभिभावक और विधायक रागिनी सिंह की वार्तालाप हुई। अभिभावकों ने बताया कि डीसी ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं स्थानीय विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि यह घटना पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। धनबाद के झरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक रागिनी सिंह के कार्यालय में तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना सामने आई है। यह घटना झरिया थाना क्षेत्र के कतरास मोड़ स्थित उनके कार्यालय में हुई। इस मामले में विधायक रागिनी सिंह ने पुलिस को लिखित आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। विधायक रागिनी सिंह ने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विपक्षी उन्हें डराने का प्रयास कर रहे हैं। देर शाम भी उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में लग गई है। फायरिंग और तोड़फोड़ की इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। विधायक समर्थकों ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। इस पे अभी हम जा रहे हैं। कुछ अपराधी तत्व के लोग हमारे कार्यालय में तोड़फोड़ किए हैं, जानलेवा हमला करने का प्रयास किए हैं। उस पे जांच करने का विषय है और मुझे लगता है कि हम फुटेज कैमरा निकलवा रहे हैं और उस पे हम जांच फायरिंग भी किया गया है और कल हम संज्ञान में दे चुके थे लोकल थाना में। कल ही हमारे शाम को 7 बजे के करीब कुछ बाहर में एक स्टाफ रूम को तोड़कर कुछ अपराधी तत्व के लोग आए थे और हमारे कर्मचारी रहते थे, वहाँ से कुछ कंप्यूटर चोरी उड़ी किया गया था। और आज भी इस तरह से भोर में हुआ है। तो
कहीं ना कहीं मुझे संदेह है, बाय नेम हम नाम देंगे, पहले हमको फुटेज कैमरा देंगे। हम वही क्षेत्र में इसलिए हाँ बिल्कुल, ये कुछ हमारे विपक्षियों द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हमें डराने, हमें धमकाने, हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम अभी जा रहे हैं, फुटेज कैमरा निकलवाएंगे, उसमें देखेंगे और हम प्रशासन को समय समय पर अवगत कराएंगे। झारखंड की राजधानी रांची में नक्सली ग्रुप के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही तेज हो गई है। इसी कड़ी में उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर सुनील मुंडा सहित 2 को गिरफ्तार किया गया है। सुनील मुंडा उर्फ भरत जी हॉल के दिनों में रांची के ग्रामीण इलाके में आतंक का पर्याप्त बना हुआ था। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि भरत जी के साथ साथ पुलिस ने टीएसपीसी के जोनल कमांडर अरविंद के बॉडीगार्ड रुपेश को दबोचा है। दोनों की गिरफ्तारी रांची के बुढ़मू इलाके से की गई है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 3 देसी पिस्तौल, 6 कारतूस के साथ राउटर और मोबाइल भी जब्त किया गया है। कुछ सूचना मिली थी कि बुढ़मू के चंदगड़ा क्षेत्र के अंतर्गत किसी आपराधिक तत्वों का जमावड़ा होने वाला है और उनके द्वारा कोई आपराधिक गतिविधि करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी सूचना के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक खिलाड़ी, बुढ़मू थाना, ठाकुरगांव थाना और अन्य थानाओं को मिलाते हुए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और रात में छापामारी की। छापामारी के दौरान देखा गया कि 3 व्यक्ति आग जलाकर वहाँ ताप रहे हैं, लेकिन जैसे पुलिस को देखे तो वो भागने लगे। उसमें से एक व्यक्ति हमारी गिरफ्त में आया। गिरफ्त में आने के बाद पूछताछ करने पे पता चला कि वो भगत जी उर्फ सुनील मुंडा के नाम से वो का एरिया जोनल कमांडर है, जो कि अपने बुढ़मू थाना क्षेत्र कांके, पिठोरिया और मांझी के परिवार के रेडारी में एक्टिव है और वो सब जोनल कमांडर अरविंद जी के लिए काम करता है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की छात्रा द्वारा बिल्डिंग की 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या का मामला सामने आया है। छात्रा दीक्षा गुप्ता छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जैन बिल्डिंग सिंचाई कॉलोनी में किराए में रहती थी, जिसने सुबह करीब 8 बजे 3री मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी है। छात्रा दीक्षा गुप्ता राठ यूपी की रहने वाली थी और छतरपुर के महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में बीएससी की नियमित छात्रा थी। रविवार के दिन सुबह सिंचाई कॉलोनी में स्थित जैन बिल्डिंग में किराए के मकान में 4थी मंजिल से छलांग लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस दौरान छात्रा की मां बाथरूम में थी। आत्महत्या का कारण अभी पता नहीं चल सका है। दीक्षा गुप्ता निवासी राठ आज छत से कूदकर जो आत्महत्या की जो बात आई है उसमें मर्ग कायम किया गया है। मर्ग कायम करके पीएम कराया जा रहा है। जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एक बच्ची जो मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय छतरपुर में लाया गया, जिनका नाम दीक्षा गुप्ता डॉटर ऑफ सुरेश गुप्ता, जो कि जैन बिल्डिंग पीजीएस गिरने बताया। हाँ, उन्होंने गिरना बताया छत से। यहाँ पर किस अवस्था में? मृत अवस्था में लाया गया। महाराजा से बीएससी बायोलॉजी से बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से करती थी। यहाँ क्या हॉस्टल में रहती थी? नहीं, पीजी में रहती थी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस हम टॉयलेट के अंदर, वो एकदम से बस छत से। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में बीते 26 दिसंबर को घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने के हादसे से घायल 4 लोगों में से रविवार को दूसरे घायल की भी मौत हो चुकी है। हादसे में घायल 2 अन्य का इलाज अभी जारी है। इनमें से इंदौर में भर्ती भाजपा महिला मोर्चा मीडिया प्रभारी पूजा सावंत की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बीते 26 दिसंबर को शुजालपुर सिटी इलाके में भाजपा नेत्री पूजा सावंत के घर आग लगने की यह घटना हुई थी। इस घटना में घायल 3 को हालत बिगड़ने पर इंदौर भेजा गया था। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।